गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास है 6th जो आपकी रीट एग्ज़ाम के लिए 27 को जो आपका एग्ज़ाम है। हमारा इसमें सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षक केंद्रित विधियाँ। जो शिक्षण विधियाँ हैं इसके अंदर हमारी छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में। ओके, कि जो हमारी शिक्षण जो विधि होती है वो कौन कौन सी होती हैं, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में। ओके, और देन स्टार्ट करते हैं हम वीडियो क्लास को। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हमारा आज टॉपिक क्या है? शिक्षण विधियाँ हैं हमारा टॉपिक आज। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक आज? शिक्षण की विधियाँ। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और चर। इसके बारे में हमने बता दिया पहले वाली क्लास में। शिक्षण की विशेषता, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और शिक्षण के उद्देश्य, ये सारे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट हो तो वो बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आगे आपका आता है जो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की विधियाँ। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? शिक्षण की विधियाँ, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक, तो जो आपकी शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं, शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी छात्र केंद्रित और दूसरी होती है आपकी शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे छात्र केंद्रित जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, या जो छात्र केंद्रित विधियाँ होती हैं वो होती क्या हैं। ओके, तो आपकी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमारी है छात्र केंद्रित विधियाँ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए छात्र केंद्रित विधियाँ होती क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र केंद्रित शिक्षण जो विधि होती है उसमें सीखने की प्रक्रिया को छात्र के केंद्र में रखने पर आधारित होती है। मतलब कि इन विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक है वो छात्र को अपने सीखने के अनुभव पर नियंत्रण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या होता है शिक्षण विधि में कि छात्र को सेंट्रल में रखा जाता है, केंद्र माना जाता है छात्र को। ओके, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट आता है आपका लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, क्या आता है फर्स्ट पॉइंट हमारा? लर्निंग बाय डूइंग का के सिद्धांत पर ये आधारित होती है छात्र केंद्रित जो विधि होती है। ओके, सेकंड होता है फर्स्ट यही लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने की विधि पर। सेकंड है बालक मुख्य होता है, कि इसमें जो बालक होता है वो क्या होता है? मुख्य होता है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि में। थर्ड है इसमें बहु इंद्रिय अनुदेशन से ये क्या होती है? रिलेटेड होती है। फोर्थ क्या है कि ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है। ओके, तो क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब जो छात्र केंद्रित विधि है इसके अंदर आपकी बहुत सारी विधियाँ आती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? इसके अंदर आपकी बहुत सारी विधियाँ आती हैं, जैसे फर्स्ट आपकी संश्लेषण विधि, सेकंड है विश्लेषण विधि, थर्ड है खेल विधि, फोर है प्रयोजन विधि, फाइव है आगमन विधि, सिक्स है खोज विधि, और भी हैं एक्स्ट्रा, का मतलब है कि और भी विधियाँ हैं जिन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि छात्र केंद्रित विधियाँ कौन सी होती हैं, जिसमें छात्र को किस में रखा जाता है? सेंटर में रखा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने पर जोर दिया जाता है। करके सीखने का ये एक तरह से सिद्धांत पर आधारित है। ओके, इधर अब सेकंड आता है आपका, इधर की साइड टॉपिक सेकंड हेडिंग है इसमें शिक्षक केंद्रित विधियाँ, क्योंकि जो हमारी शिक्षण की विधियाँ हैं वो टू में डिवाइड है, एक तो छात्र केंद्रित और दूसरा शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित विधि में क्या होता है? ये एकाधिकार सिद्धांत पर आधारित होती है। ओके, सेकंड इसमें पॉइंट आता है कि अध्यापक मुख्य होता है और बालक गौण होते हैं। जो शिक्षक केंद्रित विधि है इसमें जो अध्यापक होता है वो मुख्य होता है, सेंट्रल में होता है, जो बालक होते हैं वो गौण होते हैं इसमें। थर्ड, एक इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित है। जो आपकी बालक केंद्रित थी वो क्या थी? आपकी बहु इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित थी। लेकिन क्या है ये एक इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित होती है।
तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि बहुकेंद्रीय अनुदेशन। तो बहुकेंद्रीय अनुदेशन का मीनिंग पता है आपको बच्चों? तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करके सिखाया जाए तो वो बेहतर तरीके से सीख सकता है। ये आता है आपका बहुकेंद्रीय के अंदर। ओके, और यहाँ यही इसका अपोजिट है। एक इंद्रिय अनुदेशन का तात्पर्य है कि छात्र को किसी भी विषय को सिर्फ एक इंद्रिय के ज़रिए पढ़ाया जाए। ओके, तो बहुकेंद्रीय का मतलब बहुत सारी इंद्रियों का यूज़ करके पढ़ाया जाए, और एक केंद्रीय का मतलब है कि सिर्फ एक इंद्रिय के ज़रिए पढ़ाया जाए। एक इंद्रिय में एग्जाम्पल आ जाता है रेडियो वाला, कि अगर रेडियो पे हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का शिक्षण कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं रेडियो के ज़रिए, तो सिर्फ हमारी एक इंद्रिय काम कर रही है सुनने वाली, कि हमारी एक इंद्रिय के इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसमें, एक इंद्रिय से मतलब। और बहुकेंद्रीय का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम इंद्रियों को यूज़ करना, लाइक जैसे कि जो टीचर है हमारा, टीचर किसी भी चीज़ को बोल कर पढ़ा रहा है तो हम उस चीज़ को सुन रहे हैं। दूसरा, वो लिख कर पढ़ा रहा है, मतलब चार्ट पेपर या फिर ब्लैक बोर्ड पे क्या है, लिख कर पढ़ा रहा है, तो हमारी जो आइज़ हैं, वो हमारी आँख की जो इंद्रियां हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या है, दो इंद्रियां हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। क्लियर? अब आपका इसमें है कि ये क्या होती है, ये आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? शिक्षक जो केंद्रित होती है, और जो आपकी बालक केंद्रित होती है ये आपकी मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ओके, क्लियर हुआ? अब आपकी जो शिक्षण की विधियां हैं, जो आपकी शिक्षक की जो विधियां होती हैं, शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण की विधियां हैं, वो आपकी कौन कौन सी हैं? इसके अंदर आती हैं आपकी व्याख्यान विधि आती है, प्रबंधन विधि जिसको हम लेक्चर मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है प्रदर्शन विधि जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। फोर्थ आता है आपका व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, मतलब दोनों का मिक्स सेट जिसको हम बोलते हैं लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले शिक्षक केंद्रित विधि के बारे में। ओके, शिक्षक केंद्रित जो विधि हैं शिक्षण की, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा, इसमें जो फर्स्ट विधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी हमारी व्याख्यान विधि, मतलब लेक्चर मेथड, कि ये होता क्या है। तो हमारा आता है शिक्षक केंद्रित विधियाँ, जिसमें हमारा फर्स्ट है इसके अंदर हमारा व्याख्यान विधि, मतलब कि लेक्चर मेथड। तो व्याख्यान विधि जो होती है वो होती क्या है? शिक्षण एक पारंपरिक तरीका है जिसमें प्रशिक्षक बड़ी संख्या में छात्रों को सूचना देता है। व्याख्यान विधि वो होती है, ये एक तरीके कैसा तरीका है, पारंपरिक तरीका है जिसमें प्रशिक्षक जो शिक्षक होता है वो बड़ी संख्या में, बहुत सारी संख्या में छात्र को सूचना देता है। मीन्स कि इसमें एक टीचर होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं और वो उनको सूचना देता है। किस तरीके से? देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक टीचर है, यहाँ पे क्या है आपका, एक टीचर है और वो बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, तो उनको क्या करता है, व्याख्या देता है, लेक्चर देता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ बच्चे सुनते हैं और इसमें टीचर जो है आपका वो बोलता रहता है। ओके, आया इस इमेज से आपको क्लियर हुआ कि व्याख्यान विधि में कैसा होता है कि टीचर होते हैं और वो बच्चों को क्या देते हैं, इसमें लेक्चर देते हैं। यही आपका लेक्चर मेथड कहलाता है। अब आपका आता है कि जो व्याख्यान विधि है इसकी परिभाषाएं हैं। तो इसकी परिभाषा एक है, किसके अनुसार है? आपकी परिभाषा है बाइनिंग के अनुसार। किसके अनुसार? बाइनिंग के अनुसार। बाइनिंग क्या बोलते हैं कि बड़ी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यवहारिक विधि है। तो बाइनिंग का कहना है, इनके अनुसार आपकी व्याख्यान विधि है कि बड़ी कक्षा में, कोई बड़ी कक्षा होती है, बड़ी कक्षा में, ठीक है, प्रयोग की जाने वाले, बड़ी कक्षा में क्या होती है, प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान की एक व्यवहारिक विधि है। ओके, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, उनको देखना आप, ये इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका नो कॉपी नो पेन मेथड, कि जो आपका लेक्चर मेथड होता है ये नो कॉपी नो पेन मेथड, मतलब कि इसमें ना तो कॉपी की ज़रूरत होती ना इसमें पेन की ज़रूरत होती। सेकंड है इसमें आदर्शवादी विचारधारा की देन है, ठीक है, कि जो आदर्शवादी है वो विचारधारा की देन है।
थर्ड आता है इसमें प्राचीन विधि है, कि ये जो व्याख्यान विधि है ये कैसी विधि है, एक प्राचीन विधि है। फोर्थ आता है शिक्षक एक्टिव रहता है और छात्र पैसिव रहते हैं, कि इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और छात्र पैसिव होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका 5 आता है छात्र केवल श्रोता होता है। तो मैंने ऊपर भी बताया था, श्रोता का मतलब है कि वो सिर्फ सुनता है। लेक्चर मेथड में यही है कि टीचर बोलेगा, पढ़ाएगा और छात्र केवल श्रोता के रूप में काम करेगा, सिर्फ सुनेगा। 6 पॉइंट आता है इसमें सामाजिक विषय में यह सर्वोत्तम है, मतलब कि जो सामाजिक विषय है उसमें ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ओके। 7 पॉइंट आता है इसमें आपका शिक्षक सिर्फ बोलकर ज्ञान का निर्माण करता है, कि इसमें ज्ञान का जो निर्माण होता है वो शिक्षक के माध्यम से होता है और वो भी बोलकर। शिक्षक इसमें बस ऑरली बोलता रहता है और आपको ज्ञान देता रहता है, ज्ञान का निर्माण करता है। 8 पॉइंट आता है आपका शिक्षक को अधिक तैयारी करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, शिक्षक को अधिक तैयारी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो कक्षा में आके पढ़ाएगा छात्रों को, तो उसके लिए उसको भी प्रिपेयर होना पड़ता है, कि वो पहले सारे पाठ्यक्रम को तैयार करे कि उसको क्या लेक्चर देना है कक्षा में जाकर। तो इसमें यही है कि शिक्षक को क्या करनी पड़ती है, अधिक तैयारी करनी पड़ती है इसमें। ओके। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सुझाव, कि व्याख्यान विधि में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। वो क्या हैं, जिसमें हमारा सुझाव है जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है योग्य शिक्षक। तो व्याख्यान विधि में क्या है कि हमारा योग्य शिक्षक होना ज़रूरी है। योग्य शिक्षक होगा तभी वो लेक्चर दे पाएगा बच्चों को। तो इसमें क्या है, शिक्षक का योग्य होना ज़रूरी है। तो योग्य ही शिक्षक जो होता है वो लेक्चर दे सकता है, व्याख्यान विधि कर सकता है। सेकंड आता है माध्यमिक स्तर से प्रयोग। इसमें है सुझाव के लिए है कि इसका जो प्रयोग है वो माध्यमिक स्तर से भी करना चाहिए, क्योंकि जो व्याख्यान विधि है इसका जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो उच्च स्तर पर किया जाता है, उच्च कक्षाओं में किया जाता है। तो सुझाव ये दिया गया है कि इसका जो प्रयोग है वो माध्यमिक स्तर से करना चाहिए। ओके। और इसके लिए जो शिक्षक हैं वो कैसे होने चाहिए, योग्य शिक्षक ही होने चाहिए। थर्ड आता है आपका उदाहरण बच्चों के स्तर से तात्पर्य आपका यहाँ पर ये है कि उदाहरण जो है उन्हीं के स्तर का देना चाहिए। मीन्स जिस स्तर का बच्चा है तुम्हारा उस स्तर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या देना चाहिए, उसको उदाहरण देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर प्रश्न पूछना, कि इसमें क्या होता है, इसका सुझाव में ये भी है कि प्रश्न पूछना, क्योंकि व्याख्यान विधि में क्या होता है कि सिर्फ टीचर बोलता है, जो बच्चे हैं वो श्रोता का काम करते हैं। लेकिन सुझाव दिया गया है कि इसमें जो टीचर है वो बच्चों से क्वेश्चन भी पुटअप करे, प्रश्न भी उनसे पूछे। नेक्स्ट आपका आता है इसमें मानसिक स्तर का ध्यान। इसमें क्या है कि मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ध्यान रखना चाहिए। ओके। कि इसमें जो बालक है उसका मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही उनको क्या है, पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेंटली कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं, कुछ नहीं सीख पाते। तो हमें पाठ्यक्रम या हमें लेक्चर अपना इस तरीके का देना चाहिए कि वो सभी बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर। ओके। नेक्स्ट आपका आता है इसमें हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है व्याख्यान विधि के गुण। क्या आती है नेक्स्ट हेडिंग, व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान विधि के गुण में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, तो इसका फर्स्ट गुण जो है, इसका फर्स्ट गुण आता है, फर्स्ट गुण में आता है इसका भाषा संबंधी योग्यता का विकास। मतलब कि इस विधि का महत्वपूर्ण गुण है ये है कि जो छात्र की भाषा संबंधी योग्यता का इसमें विकास हो जाता है। तो इसमें यही है कि भाषा संबंधी योग्यता का विकास, कि इसमें जो छात्र है उसकी भाषा संबंधी योग्यता का विकास होता है, ये इसके गुण हैं। ठीक। सेकेंड इसमें आता है आपका अध्यापक के लिए सुविधाजनक। ये जो विधि होती है एक तरह से ये अध्यापक के लिए कैसी होती है, सुविधाजनक होती है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें टीचर को कोई आंसर देना होता, ना कुछ करना होता, वो सिर्फ आएगा, लेक्चर देगा और चला जाएगा। तो ये एक तरह से
अध्यापक के लिए सुविधाजनक होती है। थर्ड है इसमें श्रवण कौशल का विकास। इससे क्या होता है, जो छात्र होते हैं उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। मीन्स टीचर अगर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो सुनने का जो कौशल है, जो श्रवण है, श्रवण कौशल क्या होता है, उनका विकास उसका होता है। ठीक है। फोर्थ आता है आपका कम खर्चीली। जो व्याख्यान विधि होती है, इसका गुण एक ये भी है कि ये कम खर्चीली होती है। नेक्स्ट आपका आता है 5 आता है आपका पॉइंट प्राचीन विधि की। जो ये व्याख्यान विधि है ये एक प्राचीन विधि है। ओके। 6 आता है आपका ध्यान केंद्रित। ये क्या होती है, एक तरह से ध्यान केंद्रित, बालकों में ध्यान केंद्रित करने की आदत इससे क्या होती है, पड़ती है। कैसे कि तब टीचर बोलता है, बच्चे उसकी तरफ क्या करते हैं, देखते हैं, ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। तो एक तरह से बालक में ध्यान केंद्रित करने की भी आदत इससे पड़ जाती है। ठीक है। अब है इसमें 7 पॉइंट आता है कम समय। मतलब कि इसमें समय की बचत होती है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न इसमें किए जा सकते हैं। मतलब कि कम समय, जैसे बहुत सारा अगर कोई भी टॉपिक, अगर टीचर ने लिया कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय लिया, उसमें कोई टॉपिक ले लिया, अगर हम उसको बोर्ड पर राइट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, उसको मॉडल लेके आए, उसको दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ टीचर बोलता जा रहा है, तो बोलने से क्या होता है, इसमें व्याख्यान कर रहा है, मतलब लेक्चर मेथड में, तो इसमें जो समय होता है वो कम लगता है। तो एक तरह से इसमें समय की क्या होती है, बचत होती है। ओके। नेक्स्ट आपका आता है 8 पॉइंट आता है तर्क शक्ति का विकास। तो इसमें जो बच्चे की तर्क शक्ति होती है उसका भी विकास होता है। 9 आता है आपका ज्ञान तीव्र गति से। इससे क्या होता है कि बच्चे को जो ज्ञान है वो तीव्र गति से मिलता है। तो इसमें यही है कि आपको जो ज्ञान है वो तीव्र गति से मिलता है, स्लोली नहीं कि टीचर बोल रहा है आप उसको सुन रहे हो, तो जो ज्ञान है वो बहुत जल्दी आपको मिल रहा है। ओके। और जो ये जो विधि होती है ये आपकी इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करके लिखना, जो इम्पोर्टेंट हैं। कुछ पॉइंट हैं उसको नोट करके लिखोगे आप, नोट करके लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना कि व्याख्यान विधि के जनक, मतलब फादर ऑफ लेक्चर मेथड कौन है, सुकरात को माना जाता है। किसको माना जाता है, सुकरात को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें कि व्याख्यान विधि के प्रवर्तक WH थे। ओके। कि इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, WH थे। लेकिन जो जनक है, जो फादर किसको माना जाता है, फादर ऑफ लेक्चर मेथड किसको माना जाता है, सुकरात को। ओके। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये क्या हैं आपके, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है अब व्याख्यान विधि के दोष। क्या आती है, व्याख्यान विधि के दोष। तो इसमें आपका जो आपकी व्याख्यान विधि के जो दोष हैं, जो इसमें दोष हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका एकाधिकार सिद्धांत पर आधारित। कि जो व्याख्यान विधि होती है वो एकाधिकार सिद्धांत पर आधारित होती है। कैसे कि इसमें जो एक ही बात होती है वो सभी पर लागू होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि कुछ बच्चे, हर बच्चा क्या है अलग अलग तरीके से सीखता है। तो कुछ बच्चे क्या हैं कि जो सिर्फ देख के सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो श्रवण जो कौशल होता है वो विकसित नहीं होता। मीन्स उनके कान में प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ आइज़ से देखकर ही क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कि कोई चीज़ टीचर ने राइट कर ली, लिख दी, तो वो उसको देख के समझ जाएंगे और लिपसिंग से। ठीक। लेकिन एकाधिकार सिद्धांत पर आधारित है, मतलब यही है कि इसमें टीचर क्या है, बस बोलता रहता है, वो उसमें बच्चों के और कौशलों का ध्यान नहीं रखता।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, कुछ ऐसे जो देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो उन सभी के लिए क्या होती है, ये एक तरह से उनके लिए दोष है। एकाधिकार सिद्धांत पर जो आधारित है, ये व्याख्यान विधि के दोष के अंतर्गत आता है। ओके, सेकंड है आपका, सेकंड आता है उच्च कक्षा में प्रयोग की। जो व्याख्यान विधि है ये सिर्फ उच्च कक्षा में ही प्रयोग की जा सकती है। इसको ये नहीं है कि हम छोटी प्राथमिक कक्षा में या माध्यमिक कक्षा में भी इसका यूज़ कर लें। ये सुझाव दिया गया है कि भाई इसका यूज़ माध्यमिक कक्षा में भी करना चाहिए या माध्यमिक स्तर पर भी होना चाहिए। मोस्टली इसका जो यूज़ किया जाता है वो उच्च कक्षा में ही किया जाता है, तो ये भी इसका दोष है। थर्ड आता है आपका मौलिक चिंतन का अभाव। इसमें इस विधि में क्या होता है कि जो मौलिक चिंतन होता है उसका क्या होता है, उसका अभाव होता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा, कि जो व्याख्यान विधि है वो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, तो ये भी इसका दोष है। 5 आता है इसमें नीरस व अरुचिकर, कि जो व्याख्यान विधि होती है वो नीरस और अरुचिकर होती है। किस तरीके से कि इसमें क्या है, टीचर से लेक्चर दिए जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बोले जा रहा है, तो एक तरह से इसमें क्या है, नीरसता आ जाती है और बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो ये अरुचिकर भी है। 6 पॉइंट आता है इसमें, 6 पॉइंट है इसमें फीडबैक नहीं। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षक होता है वो पढ़ा के चला जाता है, इसमें बच्चों का फीडबैक नहीं लिया जाता, तो ये भी इसका एक दोष है। और इस विधि से क्या होता है, जो शिक्षण का उद्देश्य है, इस विधि से क्या होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, तो ये भी इसका एक दोष कहलाता है। तो यहाँ आपकी व्याख्यान विधि होती है ख़त्म। अब हमारी नेक्स्ट विधि आती है इसमें प्रदर्शन विधि। तो नेक्स्ट विधि कौन सी है हमारी, प्रदर्शन विधि, जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये विधि होती क्या है, तो शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक किसी घटना, अवधारणा, सिद्धांत को दिखाकर समझाते हैं। प्रदर्शन का मतलब ही होता है दिखाना किसी चीज़ को और देन उसके बाद उसके बारे में उसको पढ़ाना। तो शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो टीचर होता है वो किसी घटना या अवधारणा, सिद्धांत को दिखाकर समझाता है। ओके, आया समझ की प्रदर्शन विधि क्या होती है। एक और कि एक तरह से और है कि इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक है वो छात्रों को किसी काम को कैसे करना है या किसी प्रक्रिया को कैसे निष्पादित करना है, यह उसमें दिखाता है। तो यही आपकी क्या कहलाती है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब प्रदर्शन विधि कहलाती है। इसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं, इस विधि के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके। तो प्रदर्शन विधि के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस तरीके से हैं आपके। इम्पोर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। कि जो प्रदर्शन विधि है वो एक तरह से कौन से सिद्धांत पर आधारित है कि देखो, क्योंकि प्रदर्शन का मतलब है किसी चीज़ को दिखाना, तो देखो, सुनो का मतलब है तब कोई चीज़ दिखाई है तो उसको उसके बारे में तब बताएंगे, समझाएंगे, तो उस चीज़ को क्या है, सुनो, और देन उसके बाद समझो। तो ये जो विधि है वो सुनो, देखो, समझो सिद्धांत पर आधारित है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, ज्ञान अधिक स्थायी होता है। जो आपकी प्रदर्शन विधि होती है इसमें जो ध्यान होता है वो क्या होता है, स्थायी। जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, शिक्षक बच्चों को क्रिया करके दिखाते हैं। जो ये प्रदर्शन क्रिया होती है इसमें जो टीचर होता है वो बच्चों को क्रिया करके दिखाते हैं। तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष रूप से, कि जो तुम्हें सामने कोई चीज़ रख कर दिखाएं और देन उसके बारे में समझाएं या पढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रयोग की जाती है। कि ये जो विधि है ये मोस्टली कहाँ यूज़ की जाती है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में ये यूज़ की जाती है। 5 आता है इसमें कि बहु ज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि है। कि ये जो है ये आपकी बहु ज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि है, कि इसमें एक से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, यूज़ में आती हैं। तो ये क्या है, हमारी बहु ज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि भी है। किस तरीके से, देखो एक इमेज के माध्यम से बताती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे क्या है कि
यहाँ पे क्या है, प्रदर्शन करके किसी भी चीज़ के बारे में जो बताया जा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका क्या है, टीचर है, ये बोर्ड है आपका, इस पर कोई भी इमेज बनाई हुई है, यहाँ पे क्या है, छात्र बैठे हुए हैं और उनको समझाना, तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर, मेथड के अंदर आता है। ओके, तो आया आपको समझ कि प्रदर्शन विधि क्या है। प्रदर्शन विधि क्या है, देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है और जिसमें शिक्षक किसी घटना अवधारणा सिद्धांत को दिखाकर समझाता है। ओके, अब हमारा आएगा हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक छात्र सक्रिय। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि कक्षा में जो हमारी क्लास होती है उसमें तब शिक्षण की यह जो पद्धति होती है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो, जो शिक्षक है वो, और जो छात्र है वो, ये दोनों के दोनों एक साथ क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ये इसकी विशेषता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका वास्तविक जीवन। तो इसमें आपका क्या होता है कि विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी संपूर्ण शिक्षण गतिविधि में बहुत ज़्यादा क्या लेता है, रुचि लेता है। जो विद्यार्थी है शिक्षण की जितनी भी गतिविधि हैं उसमें क्या करता है, वो रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। किसमें, प्रदर्शन विधि में। फिर साथ ही वो क्या करते हैं, वे वास्तविक जीवन में पाठ की उपयोगिता को समझ पाते हैं। प्रदर्शन विधि के माध्यम से ही वो वास्तविक जीवन में पाठ की जो उपयोगिता होती है उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक जीवन से यहाँ ये तात्पर्य है। थर्ड हुआ आपका कई विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत। तो इसमें क्या होता है कि जो विषय वस्तु होती हैं उसको क्या होता है कि एक साथ कई विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। कई विद्यार्थियों से तात्पर्य यहाँ यही है कि कोई भी विषय वस्तु है, अगर टीचर अगर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है कोई भी चीज़ प्रदर्शन विधि के माध्यम से, प्रदर्शन मतलब किसी भी चीज़ को दिखाकर, तो वो कई विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत उसको कर सकता है। ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर एक ही टीचर और एक ही विद्यार्थी है, नो, इसमें क्या है कि टीचर एक और विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो कई विद्यार्थियों के बीच समक्ष प्रस्तुत कर सकता है अपनी विषय वस्तु को। ओके, 4 पॉइंट आता है इसमें शिक्षक छात्र की भागीदारी। अब ये जो तुम्हारा शिक्षण होता है प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि शिक्षक और छात्र की एक साथ भागीदारी देखी जाती है। भागीदारी का मतलब यही है कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं। किसमें, शिक्षण विधि में। मीन्स ऐसा नहीं है कि टीचर प्रदर्शन कर रहा है, अकेला ही करे जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बच्चा भी, स्टूडेंट की भी तो उसमें भागीदारी होती है कि स्टूडेंट रहेगा तभी तो टीचर उसको समझाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बच्चे हैं, टीचर है ही नहीं। तो उसमें क्या है, दोनों की भागीदारी होती है इसमें, ये इसकी विशेषता है। 5 पॉइंट आता है आपका सही ज्ञान प्राप्त छात्रों को। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे जो शिक्षक है, मतलब जैसे जैसे जो टीचर है वो शिक्षण के द्वारा निकाले गए जो भी निष्कर्ष होते हैं, उदाहरण होते हैं या तर्क होते हैं, उनको प्रस्तुत करता है। किसके सामने, विद्यार्थी के सामने। ठीक है, कोई टीचर शिक्षण द्वारा निकाला गया कोई भी उदाहरण है या फिर कोई स्पष्टीकरण है या तर्क है, उसको विद्यार्थी के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। देन विद्यार्थी क्या करता है, उसके बाद विद्यार्थी भी उन सही तर्कों, उन प्रयोगों को, उन उदाहरण को अपनी वास्तविक दुनिया के अनुसार सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि जो छात्र है उसको वास्तविक दुनिया के अनुसार सही ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें 6 विद्यार्थी स्तर मापना। इसमें क्या होता है आपका कि विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षक के शिक्षण को ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये तो है ही, अगर कोई टीचर है किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहा है, कोई चीज़ दिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, उस शिक्षण को क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो शिक्षक भी विद्यार्थी की समझ के स्तर को मापता है। जिस तरीके से बच्चे ध्यान से प्रदर्शन विधि को देखते हैं, प्रदर्शन जो भी विद्यार्थी शिक्षक कर रहे हैं उनको देखते हैं, तो जो टीचर है वो भी बच्चों की समझ के स्तर को मापता है इसमें। तो ये क्या है, ये है प्रदर्शन विधि की
विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है प्रदर्शन विधि के गुण और लाभ। प्रदर्शन विधि के गुण और लाभ, जिसमें हमारा क्या है, आपका प्रदर्शन विधि के गुण और लाभ हैं ये हमारे, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है। मतलब कि ये जो विधि होती है वो छात्रों को कैसा ज्ञान प्रदान करती है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है। मतलब जब छात्र किसी भी वस्तु को या प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, देखता है उस चीज़ को, तो वे उसे अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो इसका गुण भी है, ये लाभ के अंदर भी आता है कि बच्चा किसी वस्तु को तब प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो वो उसको अच्छे से समझेगा। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है। ओके, सेकंड है आपका इसमें छात्र रुचि बढ़ाती है। ये जो विधि है वो छात्रों की क्या है, रुचि को बढ़ाती है। कैसे, जैसे प्रदर्शन जो है वो अगर अधिक रोचक है या आकर्षित है तो उससे क्या होता है, छात्र उन्हें देखने में अधिक आनंद लेते हैं, अधिक इंटरेस्ट दिखाते हैं, अधिक रुचि लेते हैं। तो जो टीचर है उसको अपना प्रदर्शन जो है वो इस तरीके से करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा रोचक हो और आकर्षित हो, जिससे बच्चों का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो और बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। तो एक तरह से यही हुआ कि इसमें जो छात्र हैं उनकी रुचि बढ़ाती है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है इसमें सूक्ष्म प्रेक्षण अभ्यास। ये विधि क्या है, ये छात्रों को सूक्ष्म प्रेक्षण का अभ्यास भी कराती है। कैसे कि प्रदर्शन के दौरान क्या होता है, तो ये कैसे कराती है, जो सूक्ष्म प्रेक्षण अभ्यास है किस तरीके से कराती है आपका, कि प्रदर्शन के दौरान क्या होता है, प्रदर्शन के दौरान छात्रों को वस्तु या प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना पड़ता है। सूक्ष्म प्रेक्षण का अभ्यास से तात्पर्य यही है कि जो बच्चे होते हैं वो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी प्रक्रिया होती है उसका ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको निरीक्षण करना पड़ता है। इससे उनकी सूक्ष्म प्रेषण क्षमता का विकास होता है। तो सूक्ष्म प्रेषण अभ्यास से तात्पर्य यही है यहाँ कि वो कोई भी प्रक्रिया होगी उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे, जिससे उनकी सूक्ष्म प्रेषण क्षमता का जो क्या है, विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, फोर्थ आता है इसमें पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट आपका छात्र क्रियाशील। ठीक है, तो यह जो विधि है वो छात्रों को क्रियाशील भी बनाती है। किस तरीके से क्रियाशील बनाती है कि इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं है कि छात्र सिर्फ देखते रहेंगे कि टीचर है, टीचर किसी चीज़ का प्रदर्शन करके दिखा रहा है, तो ये नहीं है कि छात्र सिर्फ उसको देखेंगे, बल्कि उन्हें स्वयं भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो इस तरीके से वो क्या होती है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें 5 पॉइंट आता है आपका, 5 पॉइंट है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित। जो ये विधि होती है, प्रदर्शन जो विधि है आपकी, यह विधि छात्रों को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करती है। 6 पॉइंट आता है आपका लागत कम। जो ये विधि होती है, इस विधि में कम लागत लगती है। जो लागत होती है वो कैसी लगती है, कम लगती है। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें कि अन्य विधि शामिल। तो इसमें क्या है कि जो प्रदर्शन विधि है इसमें व्याख्यान विधि, प्रश्न विधि, प्रश्नोत्तर विधि, परीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, ये सभी विधि शामिल होती हैं। क्योंकि तब प्रदर्शन करते हैं तो व्याख्यान विधि का भी प्रयोग करते हैं, व्याख्या देकर प्रदर्शन के माध्यम से प्रश्न उत्तर भी करते हैं, इसमें परीक्षण भी किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी विधियाँ शामिल होती हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें चिंतन अवलोकन समझ कौशल विकसित। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि इस पद्धति में क्या होता है, जो ये आपकी प्रदर्शन विधि है, इसमें इस विधि में आपका छात्र जो हैं वो श्रवण, सुनने का, दृश्य मतलब देखने का, शिक्षण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उनके चिंतन कौशल का, अवलोकन कौशल का, समझ कौशल का और निर्णय लेने के कौशल
जो हैं ये सारे के सारे कौशल विकसित हो जाते हैं। चिंतन, अवलोकन, समझ, ये सारे कौशल इनके विकसित हो जाते हैं, क्योंकि जो छात्र क्या करते हैं, श्रवण और दृश्य शिक्षण के माध्यम से ही इन सबको विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपयोग आसान, कि जो ये आपकी विधि है इसको बहुत, ये जो विधि है आपकी, इस विधि का जो उपयोग है ये उपयोग करना क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक कौशल का विकास, कि छात्र में सीखने के उन्मुख या फिर सोचना और रचनात्मक कौशल का भी विकास होता है प्रदर्शन विधि के माध्यम से। नेक्स्ट है इसमें पिछड़े छात्र लाभ, इससे मतलब है आपका कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग योग्यता वाले छात्र समान रूप से पाठ में भाग ले सकते हैं। मतलब कि अलग अलग योग्यता के जो छात्र होते हैं वो एक साथ पाठ में भाग ले सकते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये पिछड़े छात्रों को भी इस प्रदर्शन पद्धति में बहुत लाभ मिलता है। तो पिछड़े छात्र लाभ से तात्पर्य यही है कि जो पिछड़े छात्र होते हैं उनको भी इस प्रदर्शन विधि से बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट है इसका शिक्षक छात्र संबंध स्वरूप। ठीक है, तो इसमें है आपका शिक्षक छात्र संबंध स्वस्थ, से मतलब है प्रदर्शन विधि से कक्षा में जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, छात्र जो होता है, उनके बीच जो संबंध होता है वो अधिक स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि आपकी जो इसके गुण और लाभ हैं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है आपका प्रदर्शन विधि के गुण और नुकसान व दोष। तो ये क्या है, इसके नुकसान हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सभी विषय के लिए अनुपयुक्त। तो जो ये विधि होती है प्रदर्शन विधि जो है वो सभी विषय के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कुछ विषय जैसे भाषा हुई, समाजशास्त्र हुआ, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना कठिन होता है इनमें, कि भाषा के लिए, साहित्य के लिए, समाजशास्त्र के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा छात्र ज़रूरत पूरी नहीं, मतलब कि इसमें क्या होता है कि यह विधि सभी छात्र की ज़रूरत, ये जो विधि होती है भले ही शिक्षक और छात्र के इसमें क्या होते हैं संबंध अच्छे होते हैं जैसे ऊपर बताया था, फिर भी कई मामलों में छात्र अपनी सीखने की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते इस विधि के माध्यम से। कैसे? क्योंकि कुछ बच्चे नहीं सीख पाते। ठीक है, थर्ड आता है आपका इसमें, आपका थर्ड है व्यक्तिगत आवश्यकता। तो ये जो विधि होती है, यदि शिक्षक कुशलतापूर्वक पाठ पढ़ाता भी है तो वह विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता और कठिनाइयों पर उचित ध्यान नहीं दे पाता इसमें, तो ये भी इसका एक नुकसान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका प्रगति में पिछड़े छात्र। इसमें क्या है कि जो विषय वस्तु पर चर्चा करने का अगर अवसर इसमें क्या होता है कम होता है, इसलिए सभी विद्यार्थी विशेषकर जो इंटरमीडिएट स्तर के होते हैं सीखने की प्रगति में क्या रह जाते हैं, पिछड़े होते हैं, के लिए कक्षा में पढ़ाई में उचित रूप से भाग लेना कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रदर्शन विधि में क्या है, टीचर तुम्हें प्रदर्शन करके दिखा रहा है, देन उसमें क्या होता है कि वो बच्चों से इतनी ज़्यादा चर्चा करने का बच्चों को अवसर नहीं मिलता विषय वस्तु के बारे में उसमें से। ठीक है, जो इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अनुशासन की कमी। ठीक है, तो इसमें है आपका, इसमें क्या होता है कि यदि शिक्षक इस पद्धति को लागू करने में विफल हो जाता है या विभिन्न स्तर पर कौशल नहीं दिखा पाता तो कक्षा में एक तरह से अनुशासन की कमी हो जाती है। मीन्स वो किसी चीज़ का अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो प्रदर्शन सफल नहीं हो पाया तो कक्षा में क्या हो जाएगा, अनुशासन की कमी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है इसमें विधि महंगी है, लागत उसमें कम लगती है लेकिन जो विधि है ये क्या है, महंगी भी पड़ जाती है कभी कभी। महंगी किस तरीके से, कुछ प्रदर्शन के लिए विशेष उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होती है जो महंगी हो सकती है। इसमें यही है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई सामग्री, हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं, इसलिए विधि महंगी भी पड़ सकती है। नेक्स्ट और लास्ट है सभी शिक्षक के लिए अनुपयुक्त, मतलब यह विधि सभी शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि प्रदर्शन विधि को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए
शिक्षक को कुशल और अनुभवी होना चाहिए। मतलब कि शिक्षक प्रदर्शन विधि में जो शिक्षक है उसको अनुभवी होना चाहिए और कुशल होना चाहिए, उसके जो अनुभव हैं, तभी ये विधि क्या है उन शिक्षक के लिए सफल है, उपयुक्त है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये प्रदर्शन विधि हुई समाप्त यहाँ। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षक केंद्र विधि में, लास्ट हेडिंग है आपकी व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्याख्यान प्रदर्शन जो विधि है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है वो क्या होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक मौखिक रूप से जानकारी देता है और साथ ही कुछ घटनाओं को दिखाकर उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। तो जो ये व्याख्यान सह प्रदर्शन जो विधि है, ये शिक्षण की एक ऐसी विधि होती है जिसमें शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो मौखिक रूप से जानकारी देता है और कुछ घटनाओं को दिखाकर या उदाहरण देकर उनको स्पष्ट करता है। इसी को व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि कहते हैं। ठीक है, आगे आता है इसमें शिक्षक व छात्र के बीच सीधी बातचीत होती है, छात्र को विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। इसके कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इसमें क्या होता है, टीचर और जो छात्र है वो आपस में क्या है, आमने सामने इसमें क्या होते हैं, बातचीत कर लेते हैं। छात्र को विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिलती है। पिक्चर के माध्यम से देखें आप, यहाँ देखें आप, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, टीचर है यहाँ पे और यहाँ बोर्ड है और बोर्ड पे उन्होंने कुछ लिख रखा है। तो इसमें क्या है, वो प्रदर्शन का मतलब है, प्रदर्शन भी कर रही है इस चीज़ का, और व्याख्यान मतलब व्याख्या भी दे रही है। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है जो इम्पोर्टेंट है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के चरण या फिर सोपान। तो इसके चरण व सोपान कैसे होते हैं, इनके जो सोपान होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है योजना व प्रस्तुति, सेकंड है पाठ परियोजना, थर्ड है विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण, फोर्थ है प्रयोग, 5 है ब्लैक बोर्ड कार्य और 6 है आपका मूल्यांकन। ठीक है, कि व्याख्यान सह प्रदर्शन के चरण होते हैं या सोपान होते हैं। तो स्टार्टिंग होती है उसकी योजना और प्रस्तुतिकरण से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में देखो, इसमें हमारा फर्स्ट है योजना व प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुति, इसमें क्या होता है, प्रदर्शन की योजना बनाते समय क्या होता है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इसमें ध्यान में रखना चाहिए, विषय वस्तु को ध्यान में रखना चाहिए, विषय वस्तु को। ठीक है, इसमें पाठ योजना को ध्यान में रखना चाहिए। आपका इसमें प्रयोग का पूर्व अभ्यास होना चाहिए या उपकरणों की सही व्यवस्था होनी चाहिए, उपकरण की व्यवस्था। ठीक है, और इसमें प्रयोग का पूर्वाभ्यास, प्रयोग का पूर्वाभ्यास। ठीक है, और इसमें आता है आपका कि जो योजना होती है तो इसके अंदर यही है। ठीक है, सेकंड आता है आपका पाठ का परिचय। तो जो पाठ का परिचय है वो निम्न बहुत सारी बातों पर क्या होता है, आधारित होता है, या फिर पाठ का परिचय निम्नलिखित आधार पर दिया जाना चाहिए। जैसे कि छात्र का व्यक्तिगत अनुभव, छात्र का इसमें वातावरण, जो छात्र है, छात्र को इसमें केंद्रित में रखा जाता है। छात्र इसमें सारी बस यही देखा जाता है इस तरीके से कि पाठ का परिचय जो है वो छात्र का वातावरण। सेकंड, कहानी कहना। ठीक है, एक सरल या दिलचस्प प्रयोग करना, सरल प्रयोग लिख लो, सरल प्रयोग। मतलब कि जो पाठ का परिचय है वो निम्नलिखित आधार पर दिया जाना चाहिए, छात्र के वातावरण के अकॉर्डिंग, कहानी कहना या फिर सरल रूप से प्रयोग करना या फिर छात्र का व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से। ओके,
नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है, विषय में निम्नलिखित बातों को शामिल होना चाहिए, इसमें शामिल होती हैं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, टीचर जो होता है को उनको छात्रों की रुचि और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। ओके। और जब प्रदर्शन चल रहा हो जिस टाइम पे, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो छात्र को सिद्धांतों को समझने में मदद करें। ठीक है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण में ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। और शिक्षक द्वारा जो भाषा यूज़ करनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका प्रयोग। नेक्स्ट है आपका इसमें प्रयोग। तो प्रयोग में आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि जो प्रयोग है वो कैसा होना चाहिए आपका, वो सरल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और केवल तालिका में केवल क्या होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए, उपकरण ही होने चाहिए। ओके। और जो प्रदर्शन है वो प्रभावशाली होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और उचित अंतराल में वो समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड कार्य। तो ब्लैक बोर्ड का कार्य यही है इसमें कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमें संक्षेप में बताने के लिए या अन्य बात हमें बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है, चित्र या डायग्राम कोई भी बनाने के लिए। और जो आपका ये जो ब्लैक बोर्ड होता है ये आपकी मेज़ के पीछे की तरफ एक बड़ा सा होता है ब्लैक कलर में। ओके। देन उसके बाद 6 पॉइंट आता है आपका मूल्यांकन। उसके बाद क्या किया जाता है, सबसे लास्ट में क्या किया जाता है हमारा, इसमें लास्ट में है हमारा मूल्यांकन किया जाता है। ओके। तो ये क्या थे आपके, ये थे आपके व्याख्यान सह प्रदर्शन चरण के सोपान, चरण थे या सोपान। नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण व लाभ। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक केंद्रित उपयोगिता, मतलब कि जो व्याख्यान से प्रदर्शन जो विधि है ये आपकी शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। ठीक है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है और ये जो शिक्षक के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ओके। सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा विज्ञान विषय में रुचि। यह विधि जो है वो विज्ञान विषय में अधिक उपयोगी होती है और अधिक इसमें रुचि होती है। ठीक है, मतलब कि विज्ञान विषय में जो है शिक्षक का सहयोग करने से क्या होता है, विद्यार्थी विज्ञान विषय में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं और ये विधि विज्ञान विषय में अधिक उपयोगी होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्राथमिक, नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के लिए ये जो विधि होती है ये प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। नेक्स्ट है इसमें छात्र भागीदारी। इस विधि में क्या होता है, छात्र की भी भागीदारी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका उपयोगी चर्चा को बढ़ावा देने में सहायक। इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि जो उपयोगी चर्चाएं होती हैं उनको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है या बढ़ावा देने में सहायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें आपकी अधिक कुशल विधि। ये जो विधि होती है ये अधिक कुशल विधि होती है। नेक्स्ट आता है इसमें करके सीखने। तो शिक्षक के साथ प्रदर्शन कार्य में सहयोग करने से विद्यार्थी को क्या होता है, करके सीखने के अवसर मिलते हैं। करके सीखने के अवसर मिलने से तात्पर्य है कि जब टीचर कोई भी प्रदर्शन करता है तो उसका सहयोग कौन करता है, सहयोग करने से विद्यार्थी को क्या मिलता है, करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है या अवसर मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रत्याशात्मक
अनुभव। विद्यार्थी को इससे क्या होता है, इस विधि के माध्यम से व्यक्तिगत और प्रत्यक्षात्मक अनुभव प्राप्त करने हेतु व्यवहारिक अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ये विधि क्या करती है, व्यवहारिक अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है दृश्यता। तो दृश्यता से मतलब है कि शिक्षक के लिए दृश्यता इसमें क्या होती है, एक तरह से समस्या है, क्योंकि सभी छात्र प्रदर्शन के विवरण या परिणाम नहीं देख पाते। मीन्स अगर कोई भी टीचर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है विज्ञान में एक जगह खड़े होकर, तो बहुत सारे बच्चे पीछे हैं, चारों तरफ से घेरे रखते हैं, तो जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वो उस छात्र क्या है प्रदर्शन वो क्या है सही से देख नहीं पाते उसको, विवरण को। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका प्रयोग की गति। तो इसमें क्या होता है, प्रदर्शन की बहुत तेज़ या बहुत धीमी गति भी कभी कभी परेशानी क्या कर देती है, पैदा कर देती है। तो ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इससे क्या होता है, इस विधि के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रयोगशाला कौशल। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, यह पद्धति किसी न किसी तरह से छात्रों के बीच प्रयोगशाला कौशल के विकास में बाधा भी डालती है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी छात्र के लिए सर्वोपयोगी नहीं है। तो आपका इसमें क्या होता है, ये विधि यही है कि सभी छात्र के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सभी विद्यार्थी में शुद्धता व कुशलता एक समान नहीं होती। नेक्स्ट है इसमें आपका विद्यार्थी निष्क्रिय या फिर अमनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप में रहते हैं, इसलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, व्याख्यान से प्रदर्शन विधि को जो है वो कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक। तो ये अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और अमनोवैज्ञानिक विधि है और ये एक शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है समय अधिक। तो इस विधि में क्या होता है, समय अधिक लगता है, क्योंकि व्याख्यान करने क्या कोई भी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, देन उसका व्याख्यान भी दे रहे हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग इसमें समय ज़्यादा लगता है। लास्ट पॉइंट है इसमें प्रेक्षण अवसर प्राप्त नहीं होते। तो ये क्या है, इस विधि में क्या होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं प्रेक्षण के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ होती हैं आपकी विधियाँ समाप्त। व्याख्यान विधि के गुण दोष बता दिए हमने, इसके चरण बता दिए। यहाँ आपकी शिक्षक केंद्रित विधियाँ जो हैं वो समाप्त होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे छात्र केंद्रित विधियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके रीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू।